हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने YouTube चैनल बागनाथ क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेके आया हूं। आप लोगों ने इस वीडियो को फर्स्ट से लेके लास्ट तक अवश्य देखना है। दोस्तों, यहां से आपके जो प्रश्न हैं हर प्रतियोगी परीक्षाओं में बनते ही बनते हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखो, अगर हम बात करते हैं तो याद रखना दोस्तों, ये आपका यूरोप महाद्वीप है और यहाँ आपका ये क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है। बात समझ रही, ये अरब प्रायद्वीप है। तो यहाँ जो है ये भूमध्य सागर है और ये क्या है, आपका लाल सागर है। ठीक है दोस्तों, इस भूमध्य सागर और लाल सागर को जो जोड़ने वाली नहर है दोस्तों, वही आपका क्या है, स्वेज नहर है। यानी स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है? इंपोर्टेंट हो गया। एक तो क्या है, उत्तर की ओर, देखो ये उत्तर की ओर है, ये दक्षिण की ओर है। उत्तर की ओर कौन सा सागर है? भूमध्य सागर है। कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। और नीचे कौन सा है दोस्तों? लाल सागर है। ठीक है, लाल सागर है। यानी भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जो नहर है वही आपकी क्या है, स्वेज नहर है। दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम और जानकारी ले लेते हैं। देखो, जो स्वेज नहर है दोस्तों, ये जो है फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेसेप्स के द्वारा 1869 में, महात्मा गांधी का जो जन्म वर्ष है दोस्तों, उसी वर्ष ये जो है स्वेज नहर बनते हैं। बात समझ रहे हैं। 1956 में जो है इस नहर का जो अधिकार क्षेत्र है वह कहाँ चले जाता है? मिस्र के पास चला जाता है। बात समझ रहे हैं। 1956 में मिस्र का जो है स्वेज नहर पर जो है राष्ट्रीयकरण होने के पश्चात अधिकार हो जाता है। ठीक है, इस स्वेज नहर के उत्तर की ओर, बात समझ रहे हैं, यहाँ जो है दोस्तों पोर्ट सईद बंदरगाह है। बात समझ रहे हैं, कौन सा है? पोर्ट सईद है। ठीक है, और यहाँ जो दक्षिण की ओर लाल सागर की ओर है दोस्तों, यहाँ पर पोर्ट स्वेज है। पोर्ट स्वेज पत्तन है। बात समझ रहे हैं, क्या कहा मैंने? इस स्वेज नहर के उत्तर में यानी भूमध्य सागर की ओर वाले सिरे में पोर्ट सईद बंदरगाह है और लाल सागर की ओर जो बंदरगाह है, पत्तन है, वो क्या है? पोर्ट स्वेज है। ठीक है, इस नहर को जो है विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है दोस्तों ये। ठीक है, मिस्र का इसमें वर्तमान में अधिकार है। इसके अलावा अगर हम इसके बारे में कुछ और जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज के अलावा कुछ झीलें हैं। ठीक है, मेंजाला झील है, टिम्सा झील है, ग्रेट बिटर झील है, ये ऐसे क्रमबद्ध बनाए गए हैं। ठीक है, और इस नहर की जो लंबाई है दोस्तों, वो है लगभग 165 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, 165 किलोमीटर लंबी है और 60 मीटर जो है चौड़ी है। बात समझते हैं, 60 मीटर क्या है? चौड़ी है। तो क्लियर हो गया दोस्तों, स्वेज नहर के बारे में इतनी चीजें हमने जान ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये बड़े इंपोर्टेंट है दोनों प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है? देखो, स्वेज नहर सागरों को जोड़ा था, यानी आपका भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ा था। अब हम बात करते हैं पनामा नहर की। तो जो पनामा नहर है दोस्तों, ये जो है पनामा का इस पर वर्तमान में अधिकार है 2000 से। सन 2000 से इस नहर पर अधिकार पनामा का है। उससे पहले इस नहर पर अधिकार जो है अमेरिका का था, यूएसए का इस पर अधिकार था। इस नहर को जो दो महासागरों के को जोड़ता है, ये जो पनामा नहर, वो दो महासागर कौन कौन से हैं? तो दोस्तों याद रखना, पश्चिम की ओर आपका प्रशांत महासागर है और पूरब की ओर अगर हम बात करते हैं तो अटलांटिक महासागर है। या हम यूं भी कह सकते हैं कि प्रशांत महासागर को कैरिबियन सागर से जोड़ता है। अगर सागर की बात करेंगे तो कैरिबियन सागर कहेंगे, अगर महासागर की बात करेंगे तो अटलांटिक महासागर कहेंगे। तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है पनामा नहर।
सन 2000 से जो है इस पर अधिकार पनामा का हो गया है। इससे पहले इस पर अमेरिका का अधिकार हुआ करता था। ठीक है, 1914 में यह नहर बन के तैयार हो गई थी। बात समझ रहे हैं? तो इतनी चीजें आपने याद रखनी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। वैसे ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं विश्व के सबसे लंबे रेल मार्ग की, तो दोस्तों ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन, देखो ट्रांस साइबेरियन को पार साइबेरियन के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांस किसे कहते हैं? महाद्वीप के एक सिरे को दूसरे सिरे से मिलाती है जो पूरी, ठीक है, ऐसा मार्ग जो महाद्वीप के एक किनारे को दूसरे किनारे से पूरा मिलाती है, तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांस कहते हैं। तो याद रखना, जो ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, इसका जो पश्चिम का स्टेशन है बाल्टिक सागर के तट पर, कौन सा है? सेंट पीटर्सबर्ग है। देखो मैंने आपसे क्या कहा, जो पश्चिम में कहां पर? बाल्टिक सागर, याद रखना पश्चिम में जो है बाल्टिक सागर के तट पर, बाल्टिक सागर के तट पर जो है दोस्तों कौन सा है? सेंट पीटर्सबर्ग है। कौन सा है? सेंट पीटर्सबर्ग है। ठीक है, और पूरब में जो है प्रशांत महासागर के तट पर, ठीक है, पूरब में प्रशांत महासागर के तट पर, प्रशांत महासागर के तट पर क्या है? व्लादिवोस्टॉक है। क्या है? व्लादिवोस्टॉक है। तो याद रखना बच्चों, मैंने आपसे क्या कहा, जो सबसे लंबा रेल मार्ग है वह ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये जो है रूस में है। बात समझ रहे हैं? यानी पश्चिम में बाल्टिक सागर के तट पर स्थित सेंट पीटर्सबर्ग को, पूर्व में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टॉक तक यह रेल मार्ग जाता है। ठीक है, इस रेल मार्ग की टोटल अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो 9322 किलोमीटर लंबी है। 9322 किलोमीटर क्या है? लंबी है। याद रखना दोस्तों, ठीक है। और इस रेल मार्ग के जो महत्वपूर्ण स्टेशन हैं, मास्को है, चीता है, इरकुटस्क है, नेब्रोस्क है, ठीक है, चिल्याब्रिंस है, बहुत सारे स्टेशनों से होकर ये जो है रेल मार्ग होकर गुजरती है। इस रेल मार्ग से बहुत सारे योजक मार्ग बनाए गए। योजक मार्ग का मतलब है कि इस मुख्य रेल मार्ग से अन्य रेल मार्ग, अन्य स्थानों को जोड़ने वाला जो मार्ग होता है उसको योजक मार्ग के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपने इसको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद हम बात करते हैं दाहेज बंदरगाह कहाँ स्थित है। ठीक है, कहाँ अवस्थित है। देखो बहुत सारे बंदरगाह है, मैंने दाहेज को इसलिए ले रखा है दोस्तों, हो सकता है यूके ट्रिपल एस सी अथवा आजकल तो जो है उसकी जो जिम्मेदारी है यूके पीएससी को दी गई है। तो यूके पीएससी के द्वारा आने वाले जो एग्जाम है दोस्तों वहां पूछा जा सकता है कि दाहेज बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो दाहेज बंदरगाह भारत में है, गुजरात राज्य में है। कहाँ है? गुजरात में है। याद रखना गुजरात में कांडला बंदरगाह भी है। कांडला बंदरगाह जो है ज्वारी पत्तन है, ज्वार भाटा से संबंधित पत्तन है। बात समझ रहे हो? इसके बारे में बहुत सारे आपको बाद में अगली वीडियो में बताऊंगा कि देखो जो ज्वारी पत्तन है क्यों कहा जाता है कि जिस समय ज्वार आता है दोस्तों उस समय जो है यहाँ से जो जलयान है वो आसानी से आर पार बड़ी तेज गति से जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना दाहेज बंदरगाह की अगर हम बात करते हैं गुजरात में है और यह बंदरगाह मुख्य रूप से पेट्रो रसायन के आयात निर्यात पर निर्भर है। बात समझ रहे हैं? पेट्रो रसायन में से क्या होता है? पेट्रोलियम से जो भी उत्पाद बनाए जाते हैं। बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो पेट्रो रसायन से संबंधित जो बंदरगाह है दोस्तों वह कौन सा है? दाहेज बंदरगाह है। कहाँ है? भारत में है। भारत के कहाँ है? गुजरात में। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होगा अगर हम कांडला और दाहेज कहते हैं गुजरात में है, मुंबई में भी मुंबई है और जवाहरलाल नेहरू न्यावा सेवा ये भी महाराष्ट्र में है। याद रखना दो बंदरगाह महाराष्ट्र में है, मुंबई और न्यावा सेवा। अगर हम गोवा की बात करते हैं तो मारवा गोवा है,
कर्नाटक में न्यू मैंगलोर है, बात समझ रहे हैं। केरल में पहले कोची कहा जाता था, अब कोचीन के नाम से जाना जाता है, बात समझ रहे हैं। और तमिलनाडु की अगर आप बात करते हैं, तूतीकोरन है, एन्नौर है, चेन्नई है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, उड़ीसा में पारादीप है, पश्चिम बंगाल में हल्दिया है, कोलकाता है। तो दोस्तों इतनी चीजें आपने याद रखनी है। देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, दमदम एयरपोर्ट कहाँ स्थित है। एयरपोर्ट मीन्स क्या होता है, हवाई अड्डा। तो दोस्तों याद रखना, जो दमदम एयरपोर्ट है, इसका इस एयरपोर्ट की अगर हम स्थिति बताते हैं तो वो वेस्ट बंगाल में है। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। पहले इसको दमदम के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में इस एयरपोर्ट का नाम जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, बात समझ रहे हैं, कोलकाता में है। अगर राज्य का नाम पूछेंगे तो आप क्या कहेंगे, वेस्ट बंगाल कहेंगे, ठीक है। तो जो दमदम एयरपोर्ट है दोस्तों, ये कहाँ है, कोलकाता, कोलकाता में है। और कोलकाता कहाँ की राजधानी है दोस्तों, वेस्ट बंगाल की है, ठीक है। तो याद रखना, इसका वर्तमान में नाम जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऐसी अगर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करेंगे तो नई दिल्ली में है। सांता क्रूज, बात समझ रहे हैं, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा की अगर बात करते हैं तो वो महाराष्ट्र में है, बात समझ रहे हैं। तो ऐसी मीनाम्बक्कम की अगर हम बात करते हैं वो चेन्नई में है, ठीक है। तो दोस्तों जो मेन हवाई अड्डे हैं इनका नाम हमने याद रखना है, कौन कहाँ है। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न है, टाइफून क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पेपर के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो आपने चक्रवात का नाम सुना होगा। चक्रवात किसे कहते हैं, हवाओं के चक्कर के रूप में घूमना, ठीक है। यानी केंद्र में जो है निम्न वायुदाब होता है और केंद्र के बाहर उच्च वायुदाब होता है। तो हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, प्रवाहित होती हैं। तो दोस्तों चक्रवात जो है भारत यानी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में तो इनको साइक्लोन के नाम से जाना जाता है, चक्रवातों, ठीक है, यहाँ चक्रवाती कहा जाता है। ऐसे ही चीन, जापान, यानी चीन सागर कह सकते हैं, जापान सागर कहते हैं, वहां जो चक्रवाती तूफान आते हैं दोस्तों, उष्णकटिबंधीय जो चक्रवाती तूफान होते हैं उनको जो है टाइफून के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी ये क्या है, चक्रवात है, क्या है, चक्रवात है, बात समझ रहे हैं। और अगर हम हैरिकेन की बात करते हैं दोस्तों, ये भी चक्रवात का नाम है, पश्चिम द्वीप समूह में इसको हैरिकेन के नाम से जाना जाता है। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं, मैक्सिको में, तो इनको जो है टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो बड़े ही विनाशकारी तूफान होते हैं दोस्तों, आपने इसको याद रखना, ठीक है। तो टाइफून क्या है, चक्रवात है। चक्रवात किसे कहते हैं, केंद्र में जिसका निम्न वायुदाब होगा और केंद्र के बाहर उच्च वायुदाब होगा। अगर इससे भी आप ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों जो चक्रवात में हवाओं की दिशा होती है, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी घड़ी की सुइयों के विपरीत होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुइयों के अनुकूल होता है, ठीक है, क्लॉकवाइज होता है। दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, चक्रवाती तूफान को ही टाइफून कहा जाता है, ठीक है। और चीन अथवा जापान या चीन सागर, जापान सागर में चक्रवाती तूफानों को ही टाइफून के नाम से जाना जाता है। हरिकेन कहाँ कहा जाता है, पश्चिम द्वीप समूह में कहा जाता है, ठीक है। अगर टाइफून टॉर्नेडो कहा जाएगा तो टॉर्नेडो आपका यूएसए, मैक्सिको, ठीक है, वहां इसको किस नाम से जाना जाता है, टॉर्नेडो। और ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है तो चक्रवातों को, तो दोस्तों वहां विली विलीज कहते हैं, बात समझ रहे हैं। तो इतने सारे प्रश्न, देखो एक प्रश्न मैंने यहां दे रखा है, लेकिन इस प्रश्न से मैंने आपको 1000 प्रश्न बता दिए हैं, ठीक है। देखो 10 प्रश्नों से 1000 प्रश्न से भी ज्यादा प्रश्न बन जाएंगे अगर आप ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखते हैं फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, तो आपको जो है बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होंगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। देखो वायुमंडल किसे कहते हैं, हमारे चारों ओर से हवाओं का जो घेरा है, ठीक है, यहाँ विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है दोस्तों। तो जो सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो है आपका नाइट्रोजन। कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, लगभग 78% पाई जाती है, बात समझ रहे हैं। सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ऑक्सीजन गैस पाई जाती है जिसको प्राणदायिनी गैस भी कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस की जो मात्रा है दोस्तों वह 21% पाई जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वह लगभग 21% पाई जाती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है दोस्तों, यानी CO2 कहते हैं जिसको, वह है 0.03%। मुख्य रूप से आपसे ये तीन गैसों के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है, 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 है। इसके अलावा हाइड्रोजन पाई जाती है, ऑर्गन पाई जाती है, हीलियम पाई जाती है, बहुत सारी गैसें पाई जाती है। ठीक है, लेकिन वह जो है, देखो अगर इन दोनों को अगर आप जोड़ते तो 99% तो जो है इन दो गैसों से ही बना है। ठीक है, बाकी 1% गैस में CO2 है, आपका हाइड्रोजन है, हीलियम है, बात समझ रहे हैं, बहुत सारी अन्य गैसें हैं। ठीक है, तो आप इसके बारे में अच्छी तरह से समझ लें। अब नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अंटार्कटिक में भारत ने अपना पहला शोध केंद्र, रिसर्च स्टेशन कब स्थापित किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अंटार्कटिक देखो, जो दक्षिण महाद्वीप यानी दक्षिण ध्रुव भी कहा जाता है, बात समझ रहे हैं, तो अंटार्कटिक जो है दोस्तों, यहां पर भारत ने अपना पहला शोध केंद्र कब स्थापित किया? मैं आपको इसके बारे में पूरा बता देता हूं। देखो, यहां पर भारत ने अपना शोध केंद्र जो है सबसे पहले दोस्तों, इसके बारे में मैं यहां पर बता देता हूं आप लोगों को, 1983 में, 1983 में सर्वप्रथम भारत ने अंटार्कटिक में अपना पहला रिसर्च स्टेशन स्थापित किया था। उसको जो है किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? दक्षिणी गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी गंगोत्री के नाम से जाना जाता था। देखो, ये प्रश्न आता है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो आप क्या कहेंगे? अंटार्कटिक में भारत के द्वारा स्थापित किया गया शोध केंद्र, रिसर्च स्टेशन है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत सारी बार बन गया है, हो सकता है इस बार इस टाइप से प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, अंटार्कटिक में भारत ने पहला शोध केंद्र कब स्थापित किया? तो 1983 में भारत ने पहला शोध केंद्र यानी रिसर्च सेंटर स्थापित किया, जिसका नाम क्या था? दक्षिण गंगोत्री था। उसके ठीक 6 साल बाद यानी 1989 में, ठीक है, 6 साल बाद जो है दोस्तों, भारत ने अंटार्कटिक में अपना दूसरा स्टेशन स्थापित किया, जिसका नाम जो है मैत्री था। जिसका नाम क्या था? मैत्री था। बात समझ रहे हैं? जिसका नाम क्या था? मैत्री था दोस्तों। याद रखना, उसके बाद अपना जो तीसरा महत्वपूर्ण स्टेशन था भारत का अंटार्कटिक में, भारती स्थापित किया गया। तो दोस्तों, यहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं, मैत्री क्या है, दक्षिण गंगोत्री क्या है, भारती क्या है? तो अंटार्कटिक में भारत के द्वारा स्थापित किए गए रिसर्च सेंटर है ये। बात समझ रहे हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यानपूर्वक आप इन प्रश्नों का अध्ययन कीजिए, नोट डाउन भी कर सकते हैं आप। ठीक है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी प्रश्न साबित होंगे दोस्तों ये। ठीक है, और आप लोगों से मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट भी करके दोस्तों कि आप लोग वीडियो को देखते हो, पूरी वीडियो देखा करो, और जो नए साथी हमारे चैनल से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। दोस्तों, आप लोगों की जो संख्या है वही हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। ठीक है, इतनी मेहनत से हम आप लोगों को बता रहे हैं, इतने महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं, अगर जितना हो सके आप लोग अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। दोस्तों को अगर आप शेयर करेंगे तो देखो, ज्ञान जो है जितना ज़्यादा आप इधर उधर शेयर करेंगे, उससे आप और ज़्यादा नॉलेज आपका बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है यार कि पैसा है इसको खर्च कर दो तो हम निर्धन हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों, आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, आप लोग जो है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। अब देखिए दोस्तों, विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में अवस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अफ्रीका महाद्वीप में है विक्टोरिया झील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस विक्टोरिया झील से ही होकर विषुवत रेखा गुजरती है। बात समझ रहे हैं? इस विक्टोरिया झील से विश्व की जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों, विश्व की जो सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, नाइल रिवर। ठीक है, मैं विश्व की बड़ी नदी नहीं कह रहा हूं, बड़ी नदी तो अमेजन है। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नाइल है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। और दोस्तों, याद रखना, वह विक्टोरिया झील से ही निकलती है। और जो नील नदी की लंबाई है दोस्तों, याद रखना, 6690 किलोमीटर है। ये नील नदी की सबसे लंबी नदी की लंबाई है। बात समझ रहे हैं? और ये कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है।
कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। याद रखना इसको, विक्टोरिया झील, ठीक है। इस विक्टोरिया झील से ही नील नदी का उद्गम है। किस नदी का? नील नदी का उद्गम है, जो कि विक्टोरिया झील से निकलती है और दोस्तों भूमध्य सागर में गिरती है। अब हम बात करते हैं वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श समझी जाती है, सबसे अच्छी मानी जाती है। तो दोस्तों देखो, वायुमंडल की जो परतें हैं, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, उसके बाद आपका क्या है? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर है, फिर आपका मध्य मंडल मेजोस्फीयर है, फिर आपका आयन मंडल है, आयनोस्फीयर है, फिर बहिमंडल है जिसको हम आयतन मंडल भी कहते हैं, एक्सोस्फीयर कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखना, जो वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श परत है दोस्तों, वो समताप मंडल को माना जाता है। इस मंडल में तापमान में समानता बनी रहती है, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फीयर जो है इसके लिए आदर्श मानी जाती है, यानी समताप मंडल। कौन सा मंडल? समताप मंडल वायुयान उड़ाने के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है दोस्तों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे दोस्तों। आज इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों ने जितने भी प्रश्न मैंने आपको बता रखे, ये 10 प्रश्न नहीं है, कम से कम आप ये मान के चलो 10 प्रश्न, एक प्रश्न में आपको 10 प्रश्न बताए गए हैं, यानी 10.100 प्रश्नों की सीरीज है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आप लोगों को बताया गया है। तो दोस्तों आप लोगों ने जो है इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करें, और बहुत ही डीपली आपको बताया गया है। आप वीडियो को फर्स्ट से लेके लास्ट तक देखेंगे तो आप खुद जो है, खुद न खुद आपको पता चल जाएगा कि कितनी बढ़िया तरीके से आपको ये तैयारी कराई जा रही है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।